हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं ए के रामानुजन की पोम अ रिवर। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएट। सो ए के रामानुजन ऑल्सो नोन एज अत्तिपते कृष्ण स्वामी रामानुजन पोएट थे, ट्रांसलेटर थे और स्कॉलर थे। फेमस वो इस वजह से थे, उन्होंने जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और इंडियन माइथोलॉजी को एक साथ प्रेजेंट करते थे। साथ ही उन्होंने आइडेंटिटी, हाइब्रिडिटी, एग्जाइल और जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्लैश है उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। इन्हें 1976 के अंदर पद्मश्री मिला था और पॉस्टमसली आफ्टर हिज डेथ ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। तो ये पोम है, पब्लिश हुई है द स्ट्राइडर्स के अंदर और 1966 में। फ्री वर्ड्स के अंदर लिखी गई है। फ्री वर्ड से मतलब है कि किसी तरह का एक रिदमिक पैटर्न नहीं दिखेगा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जस्ट उसके बाद ही शुरू हो रही है। और साउथ इंडियन टेम्पल जो है मदुराई, उसके अंदर ही सेट है। इसमें जो पोएटिक इन डिफरेंस हैं, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में, या फिर जो पुराने पोएट्स थे, मॉडर्न पोएट्स थे, वो सफरिंग्स को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे थे, तो उस चीज़ पे इन्होंने क्रिटिक किया है। नाउ लेट्स सी द पोम। In Madurai, city of temples and poets who sang of cities and temples। अब यह बता रहे हैं कि ये जो सिटी है मदुराई, ये ऐसी सिटी है जहाँ पे खूब सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे पोएट्स के जन्म हुए हैं यहाँ पे। और इन्होंने मिलके किनके बारे में बताया है? सिटीज के बारे में और टेम्पल्स के बारे में। Every summer, a river dries to a trickle in the sand, bearing the sand drips, straw and women's hair। अब यहाँ बता रहे हैं कि हर गर्मी के वक्त या जब गर्मियों का सीजन आता है, तब यहाँ पे एक रिवर है जो कि हर साल सूख जाती, इतनी कि यहाँ पे जो सैंड है उनके भी रिप्स निकल के आ जाते हैं, यानी हड्डियां निकल के आ जाती है। स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स। अब यहाँ बात हो रही है कि जब इन सब के बाद जो स्ट्रॉज और वाटर हेयर की बात हुई यहाँ पे, कि जो वुमेन के हेयर हैं वो क्लॉग हो जाते हैं वाटर गेट्स के अंदर। ये वाटर गेट्स किसके हैं? एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिजेस विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम। अब यहाँ इस ब्रिज की बात हो रही है कि उस सिटी में जो ब्रिज था उसके अंदर भी एक जो वाटर गेट्स बनाए हुए थे ताकि पानी आराम से वहां से निकल सके। लेकिन उन वाटर गेट्स में जब स्ट्रॉज और कचरा और ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लॉग हो जाती है, फंस जाती है, और उन रस्टी बार्स यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा जंग खाए हुए लोहे के सरिये थे, तो उन पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और उस ब्रिज जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा एक तरह से पैचेस से भरा हुआ था, यानी जहाँ गड्ढे और खूब सारे रिपेयर की ज़रूरत थी, उस जगह पे वाटर क्लॉग होता जा रहा है, ये कचरा फंस रहा है। The wet stones glistening like sleepy crocodiles, the dry ones shaven water buffaloes lounging in the sun. The poets only sang of the floods। अब बताया कि जब जो कुछ पत्थर वहां पे आसपास रहते हैं, कुछ गीले और कुछ सूखे। जो गीले पत्थर थे वो ऐसा लगता है जैसे क्रोकोडाइल्स वहां पे सो रहे हैं, बस वहां पे लेटे हुए हैं। जो ड्राई वंस थे, सूखे हुए थे, वो बफेलोस की तरह लगते हैं जो कि सूरज में धूप सेक रहे हैं। लेकिन ये जो पोएट्स हैं, इन सब डिटेल्स को छोड़ के उन्होंने किसको चुना? सिर्फ फ्लड्स के बारे में बताना। सैंग ऑफ द फ्लड से मतलब है कि सिर्फ फ्लड को ही, जो बाढ़ है, उसको ही ग्लोरीफाई किया उन्होंने। ही वॉज देयर फॉर अ डे व्हेन दे हैड द फ्लड्स। अब जो स्पीकर हैं वो वहाँ पे एक दिन के लिए थे जब बाढ़ आई वहाँ पे। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइसिंग ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबल स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर। और वहाँ पे जो लोग थे वो बात कर रहे थे कि कैसे धीरे धीरे ये जो वाटर है ये बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल इंच बाय इंच बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे प्रिसाइज नंबर की बात हो रही है कि वहाँ पे खूब सारे टेम्पल्स है, हमने देखा तो उनकी जो सीढ़ियाँ थी उस पे भी पानी बढ़ता जा रहा था। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस एंड द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेस। अब बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे जो पानी है वो बाथिंग प्लेसेस, जो हम घाट सुनते हैं, वहाँ घाटों में भी पानी बढ़ता जा रहा है। और वो जो ये पानी बढ़ रहा है, सिर्फ यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती है। असली बात है कि इस बाढ़ ने जो चीजें अपने साथ डुबा के ले जा रही थी। द वेट कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, वन प्रेग्नेंट वुमेन एंड अ कपल ऑफ काउस नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल। फिर बताते हैं बाढ़ जो साथ में चीजें लेके जा रही थी वो थी गांव के 3 घर, एक प्रेग्नेंट वुमेन और 2 गाय जिनका नाम था गोपी और वृंदा। एज यूजुअल यहाँ पे बोला गया है, जिसका मतलब है कि अक्सर यहाँ बाढ़ आती है और अक्सर इसी तरह से
ये सब चीज़ें जान और कई जान-मान की हानियाँ होती रहती है। The new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant woman drowned, with perhaps twins in her, kicking at blank walls even before birth. और जो नए पोएट्स हैं वो पुराने पोएट्स के ही चीज़ें रिपीट करते जा रहे हैं, उनके स्टेप्स पे चल रहे हैं। पुराने पोएट्स भी हमेशा से बस फ्लड्स को रोमांटिसाइज किया है और नए पोएट्स भी वही कर रहे हैं। किसी ने भी अपनी पोएट्री के अंदर उस प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में नहीं बताया जिसके शायद अंदर ट्विन्स थे, जो कि पैदा होने से पहले ही उन्होंने ब्लैंक वॉल्स को किक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे किकिंग एट ब्लैंक वॉल से मतलब है कि पैदा होने से पहले, मतलब जब जन्म हो जाता है उसके बाद तो सोसाइटी की जो ब्लैंक वॉल्स हैं उनसे लड़ना ही पड़ता है, पर अभी उस दुनिया में आए भी नहीं थे कि उन्हें पहले इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। He said, "The river has water enough to be poetic, about only once a year." अब वो बताते हैं कि इस रिवर को ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये केओटिक ही है, टेरिबल है, बल्कि इसके अंदर इतना पानी है कि शायद पोएट्री भी इस पे लिखी जा सके। लेकिन साल में बस एक बार, एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ, कि साल में सिर्फ एक बार इस तरह से रहता है कि वाटर का लेवल साफ रहता है, अच्छा रहता है, पोएट्री लिख सकते हो। लेकिन जब साल के एक ऐसा समय भी आता है जब इसमें इतना उछाल आ जाता है, फ्लड की कंडीशन हो जाती है कि ये अपने आते में ही आधे घंटे के अंदर 3 घरों को, 2 गायों को और एक प्रेग्नेंट वुमन को जिसके अंदर आइडेंटिकल ट्विन्स थे, उनको साथ लेके चली जाती है। आइडेंटिकल ट्विन्स को इन्होंने और एक्सप्लेन किया है, विथ नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज विद डिफरेंट कलर डाइपर्स टू टेल देम अपार्ट। अब वो जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे उनके शरीर पे कोई मोल्स नहीं थे, यानी हम जो तिल बोलते हैं, बर्थ मार्क नहीं था, विद डिफरेंट कलर डाइपर्स, और उनके लिए अलग अलग डाइपर्स रखे थे कलर के, ताकि उन्हें बताया जा सके कि कौन सा कौन है। अब इसमें ये जो लास्ट की 2 लाइन्स थी ये बहुत सिंपल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी इस पोएम में। लेकिन जब हम थोड़ा-सा गौर से देखें तो पता चलता है कि यहाँ पे इन्होंने एक पर्सनलाइज़ टच दिया है, इमेजरी क्रिएट करी है ताकि हम कनेक्टेड फ़ील कर सकें, जो कि इनका पूरा मोटिव था इस पोएम को लिखने का। बिकॉज़ जो पुराने पोएट्स थे, नए पोएट्स थे, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ें बता रहे हैं, फ्लड को, उसकी राइज़िंग को, वाटर लेवल को, इन्हीं के बारे में। लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो सफ़रिंग्स है, उसको कोई भी अपनी पोएट्री के अंदर नहीं दिखा रहा था। वही इन्होंने कोशिश करी इसमें दिखाने की, एंड ऑल्सो ही क्रिटिसाइज़्ड दोज़ पोएट्स। Now this poem ends here, and tell me if you like this, and if there's something I need to change in my interpretation then please let me know in the comments. Thank you so much.